Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द यश संपत एजुकेटर ओवर हियर। सो आज की जो डेट है वो है 15 अक्टूबर 2022 और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग रीड करेंगे और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा है कि इको सेंसिटिव जोन जो एक्चुअली है तो है क्या, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और केरला में पर्यावरण को बचाने के लिए फिर से विरोध शुरू किया गया है, तो यहाँ पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। तो ये है क्या है, दैट इज अ वेस्टर्न घाट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया। तो यहां पर केरला जो स्टेट है वो आकर पड़ता है, ठीक है। उससे पहले यहां पर मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है यश संपत। बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर। आई हैव अ 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस। तो चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो कंटेंट बनाने का यही एक मिशन है कि हम लोग आराम से जो भी प्रिपरेशन करते हैं अपने घरों के अंदर उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करने में मदद कर सके। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर फेसबुक यश संपत एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो इन द यूट्यूब दैट इज कॉल्ड यश संपत एजुकेटर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन द यश संपत ऑफिशियल विच इज इन द इंस्टाग्राम। इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल के हिसाब से डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका आंसर करेंगे। सो इन अक्टूबर 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित हैज रिटन टू द Union government recommending the name of who among the following as the next chief justice of India। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल के लेक्चर के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा था और उसके रिगार्डिंग उससे पहले भी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया भी था। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लैंडर लॉरीज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया था स्लेंडर लॉरीज। तो यहां पर कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसको भारत के अंदर पहली बार उसकी सेंचुरी बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जगह है? आसाम है, तमिलनाडु है, गोवा है या कर्नाटक है? सो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इज इट क्लियर? इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। इज इट क्लियर? उससे पहले हम लोग एक मैप देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है क्योंकि वो काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में है। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये है रशिया, यहाँ पर है जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, ठीक है। तो ये उसके आसपास जो आ रहा है वो है कैस्पियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग ऐसे नीचे तरफ जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? हमारा प्यारा सा भारत मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो जब भी आप कोई मैप के साथ चीज़ें समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें का जियोग्राफिकल लोकेशन जो है याद रह सकता है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो आज की डेट हम लोगों ने बताया कि आज 15 अक्टूबर 2022 है और आज है शनिवार, सैटरडे, ठीक है। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं किसके ऊपर है, ठीक है। चलिए सो आ जाइए डायरेक्ट। दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट येस दिस आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने थंबनेल देखा था उसके हिसाब से इस आर्टिकल को यहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हैं और ये आर्टिकल जो है वो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन टॉप कोर्ट में टेक अप केरलाज रिव्यू, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, पर उससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया था इंडियाज ओवरटेक्स जापान इन लेंथ ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ने ये ऐसा कहा था और यहां पर इस तरीके के आर्टिकल के बारे में ये चीज बताई गई थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए भारत जो है वो कौन से भारत के अंदर 15वें स्थान पर 15 सिस्टम जो है भारत के अंदर है, उससे हम लोगों ने जापान को ओवरटेक किया है मेट्रो रेल, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ओ इंडिया ओवरटेक्स जापान इन द लेंथ ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर 15 सिस्टम्स के हिसाब से यहाँ पर हमारी रैंक आ जाती है। जापान को हम लोगों ने क्रॉस किया है, 810 किलोमीटर की हमारी लेंथ है
और हमारे ऊपर है साउथ कोरिया, उससे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उससे ऊपर है, सबसे ऊपर है चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाइना की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 8684.95 किलोमीटर के करीब करीब उसकी लेंथ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको किलोमीटर में याद रख सकते हैं। तो फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हैव टू ऑल्सो ओनली नो अबाउट दी पोजीशन आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, कि जापान के पहले इंडिया है और साउथ कोरिया के बाद में इंडिया है, सबसे ऊपर कौन है? चाइना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर जो इस आर्टिकल के बाजू में एक न्यूज आई है, जिसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच में यहाँ पर विवाद चल रहा है, और ये जो हरियाणा पंजाब स्टेट है उसके बीच में विवाद है, डिस्प्यूट है। ठीक है, रिगार्डिंग दी SYL कैनाल रो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में मीटिंग भी हुई थी, पर ये मीटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो अभी यहाँ पर क्या कहा गया है उस आर्टिकल को पहले देख लेते हैं कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल एंड हिज पंजाब काउंटर पार्ट भगवंत मान फेल्ड टू रीच अ conscious on this Satluj Yamuna link SYL canal project over here. So the focal point of the water sharing dispute between the two states at a meeting here on Friday. The meeting was held on the direction of the Supreme Court. Both states reached no consensus on the construction of the SYL canal, Mr. Lal said after this particular meeting. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में, हरियाणा पंजाब के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट तो दोस्तों चल ही रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पर दोनों के बीच में मीटिंग भी हुई है, पर जो काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती है। यहाँ पर failed to reach a consensus on the Satluj Yamuna link canal project. ठीक है, तो for your examination point of view आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि सतलज यमुना लिंक जो कैनाल प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से उसकी मीम्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से आप लोग के दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रह जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है सतलज रिवर। ठीक है, दैट इज सतलज रिवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज ए क्लियर। तो यहाँ पर ये है हमारा प्यारा सा भारत। सतलज रिवर जो है पाकिस्तान से गुजरते गुजरते यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये सतलज रिवर जो है वो इधर से आती है, ये उसका पाथ है। ठीक है, और बाद में इंडस रिवर के साथ मिलकर यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। और दूसरी ओर यहाँ पर अगर आप इसका मैप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर है पंजाब। ठीक है, यहाँ पर है पंजाब। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दूँ तो ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी कि इसका इस तरीके का पोर्शन जो है पंजाब का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हरियाणा। ठीक है, तो पहले पंजाब और हरियाणा जो थे ना दोस्तों, पहले एक ही थे। ठीक है, बाद में स्प्लिट हुए हैं, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र पहले एक थे, उसके बाद स्प्लिट हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। तो सिमिलरली पंजाब और हरियाणा भी पहले एक ही प्लेस माने जाते थे, एक ही स्टेट माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली मुद्दा है, डिस्प्यूट है, वो एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, अभी पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पंजाब को पानी जो है अभी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, हरियाणा को भी पानी चाहिए, क्योंकि वाटर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ना फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड फॉर द पर्सनल यूज ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। जब भी यहाँ पर पंजाब हरियाणा एक थे, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा अलग हुआ पंजाब से। ठीक है, तो यहाँ पर एक यमुना सतलज लिंक कैनाल बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पंजाब ने पानी देने के लिए मना कर दिया है, तो यहाँ पर हरियाणा कह रहा है कि ये हमें पानी नहीं दे पा रहा है पंजाब। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बात की गई। अगर यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा के पास से ये यमुना रिवर जो है गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यमुना कैनाल जो है बनाई गई थी। इज इट क्लियर। अभी यहाँ पर देखिए, ये है नानगल डैम, भाखरा डैम एंड गोविंद सागर डैम, जो सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, सतलज रिवर के ऊपर ये डैम बनाए गए हैं। अभी यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सुना SYL सतलज यमुना लिंक कैनाल। ठीक है, तो ये क्या है कि सतलज रिवर को और यहाँ की यमुना रिवर को ये ज्वाइंट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SYL कैनाल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SYL कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट ओवर हियर। ठीक है, तो दोस्तों डिस्प्यूट यहाँ है, यही है कि यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, तो
तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हरियाणा ने तो अपना काम कर दिया है, हरियाणा ने यहाँ तक अपनी हिसाब से कैनाल बिछा रखी है कई सालों से, पर यहाँ पर पंजाब का जो काम है अभी भी कैनाल का बाकी है, यहाँ पर तक पंजाब की कैनाल पहुँच नहीं पाई है और दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यही चीज़, यही डिस्प्यूट है कि पंजाब पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा को पानी चाहिए फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस एंड फॉर द बेसिक पर्पस। इज इट क्लियर? तो उसका थोड़ा बहुत हम लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि 1960 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये डिस्प्यूट सबसे पिक पॉइंट पर था। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अगर कैसे कहा जा सकता है तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कहा गया कि दैट इज अ फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द रावी बियास एंड सतलज रिवर। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रावी बियास और सतलज रिवर के ऊपर यहाँ पर आप लोग फ्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ तो 1966 में क्या कहा गया कि भाई क्रिएशन ऑफ हरियाणा फ्रॉम द ओल्ड पंजाब प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग हरियाणा इट्स शेयर ऑफ रिवर वाटर्स। तो यहाँ पर पंजाब को अपना पानी जो है हरियाणा के साथ शेयर करना होगा। तो यहाँ पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं सो हरियाणा टू गेट इट्स शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर वाटर, ओके, एंड सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बीज। ठीक है, हरियाणा को ये सतलज का पानी मिलना चाहिए एक कैनाल लिंक के थ्रू। तो उस कैनाल लिंक को हम लोग क्या कहते हैं, सतलज यमुना लिंक कैनाल कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर सतलज और यमुना के बीच में प्लान बिठाया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पंजाब ने ना बोल दिया कि हम लोग हरियाणा के साथ जो है अपना पानी शेयर नहीं करेंगे। तो इट वॉज अगेंस्ट द रिपेरियन प्रिंसिपल। तो जो एक रिपेरियन प्रिंसिपल के तौर पर ये चीज़ थी उसको यहाँ पर पंजाब ने जो है दोस्तों रिफ्यूज कर दिया। और यहाँ पर ये भी चीज कही कि which dedicates that water of river belongs only to state and country or state and countries through with the river in the question flows। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो मुद्दा है बीच में रखा गया है, अभी भी मीटिंग चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आज दोस्तों 2022 चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 1960 से, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम बीत गया है, फिर भी आज तक मीटिंग चल रही है उसके बारे में, आज तक बात हो रही है उसके बारे में। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप लोगों को देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर या गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के अंदर किस तरीके से यहाँ पर डिले हो सकता है। इज इट क्लियर? 1981 की अगर मैं बात करूँ तो बोथ स्टेट्स म्यूचुअली एग्रीड फॉर द री एलोकेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दोनों ने एग्री किया था म्यूचुअली कि हाँ हम लोग अपना वाटर जो है रीएलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर एक कैनाल बिठाई गई कापोरी विलेज जो कि पंजाब के अंदर है। SYL was launched in the कापोरी विलेज which is in पंजाब, और वहां पर 214 किलोमीटर की एक कैनाल बनाई गई। ठीक है, SYL बनाया गया था। तो ये जो चीज़ थी उसका भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा, एजिटेशंस होने लगा, असोसिनेशंस होने लगा इन प्रोटेस्ट क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द टेररिज्म इन द स्टेट एंड मेकिंग द इश्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। उसके बारे में बात होने लगी और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात करने लगी 1982 के अंदर। आगे मैं अगर बात करूँ तो 1985 के अंदर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो थे और उसकी जो एक अकाली दल चीफ जो थे संत जो थे, उन्होंने यहाँ पर इस एग्रींग को, यहाँ पर इस ट्रिब्यूनल एसएस वाटर को यहाँ पर साइन किया। उसके बाद अराडी ट्रिब्यूनल यहाँ पर सुप्रीम एंड अराडी ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम था वी बालाकृष्ण अराडी। ठीक है, तो यहाँ पर अराडी ट्रिब्यूनल जो थे उसके जो हेड बने सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम था बालाकृष्ण अराडी, उन्होंने यहाँ पर अवेबिलिटी के बारे में बात किया और साथ ही साथ शेयरिंग ऑफ वाटर के बारे में भी बात किया। ठीक है, पर 1987 की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर रिकमेंडेशन तो किया बट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा टू 5 MAF एंड 3.83 MMF रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट मिलना चाहिए पंजाब को, हरियाणा को 3.83 यूनिट मिलना चाहिए। इस तरीके की यहाँ पर अराडी ट्रिब्यूनल ने बात किया। तो 1996 की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा फिर से कहाँ पर गई, सुप्रीम कोर्ट पे गई और वहाँ पर पंजाब को डायरेक्ट करने की बात की गई कि हमने हमारा यहाँ पर काम तो कंप्लीट कर लिया है ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा ने यहाँ तक तो हम अपना काम कंप्लीट कर ही लिया था। ठीक है, पंजाब की यहाँ पर जो लाइन है कैनाल जो है बिछाई नहीं गई थी।
तो 1966 में यहाँ पर ये लोग फिर से जाते हैं हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, पंजाब को डायरेक्ट करने के लिए कहते हैं कि भाई अपना जो काम है वो कंप्लीट कीजिए। तो 1996 से अभी समझ लीजिए कि 2002 और 2004 तक हम लोग पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी डायरेक्ट किया पंजाब को कि भाई अपनी टेरिटरी के अंदर जो काम बाकी है वो तो कंप्लीट करो, यहाँ पर जो अपनी टेरिटरी के अंदर काम बाकी है ये कैनाल लिंक करने का वो कंप्लीट कीजिए पहले। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। उसके बाद 2004 आ गया, ठीक है। सो 2004 के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर एक पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास हुआ और उस एग्रीमेंट ने कहा कि हम लोग वाटर शेयर नहीं करेंगे, हम लोगों ने जो वाटर शेयर करने का एग्रीमेंट किया था उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं एंड दस जियोपार्डाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसवाइल इन द पंजाब, ठीक है। उसके बारे में बात किया गया। तो यहां पर एक पंजाब के अंदर एक असेंबली के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर इस तरीके का एग्रीमेंट पास किया गया कि हम लोगों ने जो भी एग्रीमेंट किया था उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, मान्य इनकार करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात किया गया। 2016 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हियर करना यानी कि सुनने का स्टार्ट किया एंड इनटू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एज पर दी आर्टिकल नंबर 143 के तहत यहां पर डिसाइड किया गया कि दैट इज टू डिसाइड ऑन द लीगलिटी ऑफ द 2004 एक्ट एंड डिक्लेयर्ड द पंजाब बैक्ड आउट ऑफ इट्स प्रॉमिस टू शेयर द वाटर ऑफ रिवर्स। तो यहां पर अपने प्रॉमिस से पंजाब पीछे नहीं हट सकता है, ऐसा यहां पर कहा गया था, ठीक है। Thus act was termed constitutionally invalid। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपका जो भी एग्रीमेंट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपका जो भी एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो इनवैलिड माना जा सकता है। इज इट क्लियर? ये दोस्तों बात कौन से ईयर की थी? 2016 की बात थी। आगे बात करते हैं 2020, जब ये कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था ना, तभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डायरेक्ट किया दोनों के चीफ मिनिस्टर को और उन्होंने कहा कि भाई दोनों आराम से बैठकर शांति से चाय पानी पीकर अपने हिसाब से नेगोशिएट करो, इस मामले को सेटल करो, ठीक है। सतलज यमुना लिंक कैनाल के इश्यू को सॉल्व करो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, बहुत सारी जनगणनाएं हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ के तौर पर हमें सॉल्यूशन लाना मैंडेट है, ठीक है, एंड हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल टू मैंडेटेड बाय द सेंटर। ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था दोनों चीफ मिनिस्टर को, पंजाब के भी और हरियाणा के भी, ठीक है। सो पंजाब हैज आस्क्ड फॉर अ ट्रिब्यूनल फॉर फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वाटर अवेबिलिटी। उसके बारे में बात किया गया कि हमारे पास इतना अभी अवेबिलिटी है नहीं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, रिसोर्स भी हमारे पास इतने हैं नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें संभालना है, तो हम लोग जो है प्रॉपरली इस ट्रिब्यूनल के अंदर हम लोग फ्रेश वाटर अवेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब ने इसी मुद्दे को होल्ड पर रखा एंड दैट देयर हैज बीन नो एजुडिकेशन और साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द रिवर वाटर्स इन स्टेट टिल टू द डेट, ओके। तो यहाँ पर कोई अभी साइंटिफिक या लॉजिकल डिसीजन या असेसमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। अभी यहाँ पर अवेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो अवेबिलिटी ऑफ द रावी एंड बियास वाटर हैज आल्सो कम डाउन, ठीक है। यहां पर अवेबिलिटी हो सकती है रावी और बियास वाटर के बारे में, और जहां पर एस्टिमेट निकाला गया कि 17.17 MAF जो 1981 से लेकर 13.38 MAF इन 2013, तो वहां पर उसका जो है वो अवेबिलिटी के बारे में बताया गया था, ठीक है। सो अ फ्रेश ट्रिब्यूनल वुड असरटेन्स ऑल दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम, ओके। तो ये दोस्तों कौन से ईयर की बात थी? 2020 की बात थी। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। ये दोनों अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। पंजाब अपने हिसाब से ये कह रहा है कि मेनी एरियाज इन द पंजाब मे गो ड्राई आफ्टर द 2029। पंजाब का यही कहना है कि 2029, ठीक है, पहुंचेंगे ना जब हम लोग, तभी पंजाब के बहुत सारी जगह पर यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, ड्राइनेस हो जाएगा। सो हम लोग अभी जो है पानी नहीं दे सकते हैं, कैनाल नहीं बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टेट हैज ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड इट्स ग्राउंड वाटर। यहाँ पर पंजाब के अंदर हम लोगों ने जमीन के अंदर से पानी खींच कर हम लोगों ने जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर भी जो है एक्सप्लॉइट कर दिया है। सो दैट इज कॉल्ड द ओवर एक्सप्लॉइटेड इट्स ग्राउंड वाटर। यहाँ पर इरिगेशन पर्पज के लिए इस चीज को किया जाता है, यहाँ पर पंजाब में ही नहीं हर जगह किया जाता है, ठीक है, फॉर द इरिगेशन पर्पज। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। एंड एज इट फिल्स द ग्रीनरीज ऑफ द सेंटर बाय ग्रोइंग wheat and paddy growth
₹70,000 करोड़ एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये भी एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पंजाब ने डाला अपने कह सकते हैं ना कि हुकुम का इक्का, ठीक है। इस तरीके से कहा कि भाई साहब पंजाब जो है वो वीट प्रोडक्शन करता है, पैडी प्रोडक्शन करता है, जिसकी लागत लगती है हर साल 17,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर हम लोगों ने पानी ट्रांसफर कर दिया तो ये लागत जो है यानी कि जो ये इनकम हो पा रही है, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ये जो इनकम हो रही है उसके अंदर से वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू डाला पंजाब ने हरियाणा के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। सो वाटर इज अबाउट ओनली 79% ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट्स एरिया इज ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट सेज शेयरिंग वाटर विद एनी अदर स्टेट इज इम्पॉसिबल। यहां पर कहा गया कि 79% जो वाटर है वो पूरे के पूरे स्टेट के अंदर फैला हुआ है, जो ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया भी है, और इस सिचुएशन को देख समझकर हम लोग जो पानी जो है वो शेयर नहीं कर सकते, और ये अगर पानी शेयर करने का कहा गया तो ये एक इम्पॉसिबल हो सकता है हमारे पंजाब स्टेट के लिए। तो यहां पर ये पंजाब का ये कहना था, ठीक है। पर दूसरी ओर हरियाणा का भी कुछ कहना होगा ना, क्योंकि इतने साल से ये जो डिस्प्यूट लटका हुआ है दोनों के बीच में, तो उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया कि इट सेज दैट प्रोवाइडिंग इरिगेशन इज टफ for the state and there was a problem of drinking water in the southern part of the Haryana where groundwater has depleted up to the 1700 feet, okay, 1700 फीट तक पानी जो है गहराई में चला गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर समझो कि समझ लीजिए यहाँ पर मैंने बोर ओपन किया, ठीक है, तो पानी पहले जब ही हमारा मतलब पॉपुलेशन इतना नहीं था, तो जब भी पुराने पास्ट की अगर बात करूँ तो ग्राउंड वाटर में यहाँ तक पानी था, समझ लीजिए, ठीक है। पर जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे घटने लगे, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज होने लगे और पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो इरिगेशन प्रोसेस में बढ़ोतरी होने लगी, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होने लगा, पर यहाँ पर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उसके बारे में भी यही बात है कि अभी जो है वो ग्राउंड वाटर हरियाणा के अंदर 1700 फीट तक चला गया है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 1700 फीट होगी। इज इट क्लियर? तो इतना वाटर जो है ग्राउंड में और चला गया है, ठीक है। सदर्न पार्ट ऑफ दी हरियाणा के अंदर यहाँ पर पीने के पानी की भी दिक्कत है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया, और यहाँ पर इरीगेशन सिस्टम्स के लिए भी पानी की दिक्कत है, ऐसा हरियाणा ने कहा है। तो हरियाणा भी एग्रीकल्चर सेक्टर के तौर पर डेवलप हो ही रहा है और उसको भी पानी चाहिए इरिगेशन सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर पानी अगर पंजाब से नहीं आएगा तो किधर से आएगा, ऐसा हरियाणा का कहना है, ठीक है। सो हरियाणा हैज बीन सेटिंग इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल फूड पूल, उसके बारे में बातचीत की गई, एंड उन्होंने एक और बार आर्ग्यू किया कि इट इज बीइंग डिनाइड इट्स राइटफुल शेयर इन द वाटर एज असेस्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पंजाब ने शेयर करने की बात की थी वो शेयर करना ही चाहिए, ये एक राइटफुल शेयर होगा, यहाँ पर एसेस किया जाए ट्रिब्यूनल के थ्रू। इज इट क्लियर? तो हरियाणा का ये चैलेंज था, हरियाणा का ये आर्ग्यू था, और सामने और पंजाब का भी यही एक तरीके से आर्ग्यू था, और उसका एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने सामने रखा था कि भाई पैडी और वीट प्रोडक्शन के अंदर 17,000 करोड़ जो है हर साल यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीट एंड पैडी प्रोडक्शन। ओके, आगे बात करते हैं कि सतलज, यहाँ पर देखिए स्टेटिक जीके के तौर पर आप लोगों को याद रखना है कि अगर रिवर्स आते हैं, डैम्स आते हैं, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सतलज की अगर मैं बात करूं तो उसका एंशिएंट नेम है दोस्तों सतलज रिवर। ओके, सो सतलज रिवर इज जेराड्रोस, उसका एक एंशिएंट ग्रीक नेम है जिसको हम लोग कहते हैं सुतुद्री, ठीक है, शुतुद्री और शातुद्रु जो संस्कृत नेम है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो कहा जा सकता है कि सतलज रिवर जो है एक लॉन्गेस्ट इंडस रिवर 5 ट्रिब्यूटरीज में से एक है जो पंजाब के पास है, और पंजाब का मीनिंग होता है 5 रिवर्स। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिसके अंदर झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ये 5 नदियां जो है मिलकर एक मेन ट्रिब्यूटरीज बनाती है इंडस रिवर की। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ स्लोप ऑफ हिमालयाज एंड लेक इन लांगा इन द सदर्न वेस्ट टिबेट, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अभी भी आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप लाइक करेंगे तो ही हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ कंटेंट आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अच्छी तरीके से पेश किया जाए आपके समक्ष। तो ये चीज़ हमने मोटिवेट करती है अगर आपके लाइक्स बढ़ते हैं, शेयर बढ़ते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं फॉर योर करियर गाइडेंस, फॉर योर
counseling purpose, for your examination point of view, for your how will you prepare, what is the strategy to crack this particular examination। तो आपके दिमाग में कुछ भी ऐसे डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल गिव द प्रॉपर गाइडेंस एज पर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हम लोग जितना हो सकते हैं उससे हिसाब से आपको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और दोस्तों ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक फ्री है। ठीक है, तो आप लोगों को लाइक करना ही चाहिए एंड यू हैव टू ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स जो अभी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जो नए फेसेस हैं या जो नई जनरेशन है, उसको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी बात किया था कि वी हैव टू फोकस 12 to 19 ईयर्स, ओके, उसके ऊपर जो हमारा भारत का यूथ है ना, उसको हमें मोटिवेट करना होगा, उसको हमें समझाना होगा, सोशल मीडिया के बाहर से निकलकर उसको जो रियलिस्टिक दुनिया है, ठीक है, उसको ये चीज़ दिखानी होगी। तो यहाँ पर जितना हो सके अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को या अपने एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इज इट क्लियर? सो दैट इज अ रिक्वेस्ट टू गाइज। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा था, उसके ऊपर बात करते हैं कि इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो एक्चुअली है तो है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, जहाँ पर ये अभी तमिलनाडु के बारे में बात की गई है, पर हमारे आज के लेक्चर के दौरान यहाँ पर केरला में भी बात हो रही है। ठीक है, सो ESZ क्या है? सो दैट इज कॉल्ड द इको सेंसिटिव जोन। ओके, सबसे पहले चीज समझ लीजिए कि ये इको सेंसिटिव जोन है तो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, ये ठीक है। सो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हैं, जहां पर केरला ने इको सेंसिटिव जोन टॉप कोर्ट में टेक अप केरलाज रिव्यू एंड सुप्रीम कोर्ट में आल्सो कंसिडर द सेंटर्स प्लीज सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन काउंटर्स जजमेंट टू हैव अ 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन रैंकिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओवर हियर। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। अभी सबसे पहली चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यहाँ पर इंडिकेट किया गया था रिगार्डिंग द केरला रिव्यू के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट भी दिया कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर हम लोग इको सेंसिटिव जोन जो है उसकी एक रिंग बनाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को, नेशनल पार्क्स बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे अक्रॉस द ओवरऑल कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लिम्सेस है आप उसकी देख सकते हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में, जो यहाँ पर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है उसके आसपास का इलाका है ये। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइब जो फैमिलीज है जो इसके ऊपर निर्भर होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, उसके भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और ह्यूमन हैबिटेशंस आर देयर विद इन द 1 किलोमीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, द रिव्यू पिटिशन सेट, तो उसने भी ये कहा है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के एरिया के दायरे के अंदर यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशंस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि व्हाट आर द इको सेंसिटिव जोन ओवर हियर। ओके, सो सबसे पहले यहां पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के ऊपर नजर डालिए। 2002 से 2016 का तक एक प्लान सामने आया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहां पर इसको स्टिपुलेट किया गया था, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को के साथ इसको कहा गया था, डिक्लेयर किया गया था कि लैंड फॉलिंग जो है 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर, यानी कि 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज इको फ्रेजाइल जोन्स। ओके, तो जो नेशनल पार्क का एरिया है और जो नेशनल पार्क का एरिया जो है और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है उसके आसपास 10 किलोमीटर तक हम लोग जो चीज डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग कहते हैं इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, और ये किसके तहत आता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आता है। अभी यहां पर समझ लो कि नेशनल पार्क, तो गाइस नेशनल पार्क में कौन होते हैं? ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो बनाया जाता है कि वहां पर जो एनिमल्स रखे गए हैं उसको कंजर्व किया जा सके, उसको प्रॉपर नेचर के साथ कनेक्ट किया जा सके, उसकी जो भी प्रजातियां जो है लुप्त हो रही है, ठीक है, उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर अगर ह्यूमन इंटरवेंशंस होगा या ह्यूमन का यहाँ पर इंटरफियरेंस होगा तो यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि उसके आसपास के एरिया के अंदर 10 किलोमीटर तक आप लोगों को क्या बनाना है? इको फ्रेजाइल जोन्स बनाना है या इको सेंसिटिव जोन बनाना है। ठीक है, इस चीज का पर्पस भी यही है कि नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट, सेंचुरीज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर का जो गैप होगा ना,
10 किलोमीटर का जो गैप होगा, ठीक है, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करेगा और उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जोन जो है ट्रांजिशन जोन के तौर पर सामने आता है और इस एरिया को एक हाई प्रोटेक्शन के रूप में यहाँ पर बनाया जाएगा और दोज इन्वॉल्विंग दी लेजर प्रोटेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये उसका पर्पस है कि भाई ये कुछ भी कर इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कॉमर्शियल माइनिंग, सो मिल इंडस्ट्री कोजिंग पॉल्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल यूज ऑफ फूड्स, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है इस एरिया के आसपास प्रोहिबिट की जा रही है। टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बलून जो होते थे ना कभी कभार नेशनल पार्क के आसपास या उसके आसपास हॉट एयर बलून चलते रहते थे, ठीक है, और वहाँ पर उसकी कमाई भी होती रहती थी, ठीक है। तो उस टूरिज्म एक्टिविटी को यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया। डिस्चार्ज ऑफ द इन्फ्लुएंस और एनी सॉलिड वेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस, वहाँ पर कभी कभार हैजार्डियस सब्सटेंस भी मिल जाते थे जो पर्यावरण को डैमेज कर सकते थे, सॉलिड वेस्ट मिलते थे, तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया और उस तरीके की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करनी है, जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल रिसोर्ट्स, कॉमर्शियल यूज ऑफ द नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्जाम्पल एडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, वेटिंग ऑफ रोड्स, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने यहाँ पर बताई उसको हमें रेगुलेट करना होगा, उसको अच्छी तरीके से डायरेक्ट करना होगा, ठीक है। परमिटेड एक्टिविटीज कौन सी है कि इस एरिया में कौन कौन सी एक्टिविटी आप परमिट कर सकते हैं, तो सबसे जो भी नेचर के बेनिफिट में होगी वो एक्टिविटी परमिट की जाएगी, एज सिंपल इज दैट। क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करें, एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो भी नेचर के करीब होगी या जो भी नेचर के बेनिफिट में होगी एक्टिविटी उसको परमिट किया जाएगा, जैसे कि ऑनगोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि भाई बारिश का पानी जो है उसको हार्वेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके की अगर आपके पास आइडिया नॉलेज है, आप करना चाहते हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी को परमिट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं आप उसके आसपास, एंड यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी sources and adoption of green technology, not only technology, okay, that is called the green technology। तो यहां पर उस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें करने का बेनिफिट की अगर मैं बारे में बात करूं तो है क्या भाई साहब, बेनिफिट क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज के हिसाब से जो भी पर्यावरण को यानी कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है उस चीज को मिनिमाइज किया जा सके, जैसे कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन क्रिएट करने के बाद यहां पर जो पहले एक्टिविटी होती थी डेवलपमेंट के नाम पर कि इंडस्ट्री बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो अर्बनाइजेशन हो रहा था और अर्बनाइजेशन की वजह से जो एनवायरनमेंट को इंपैक्ट हो रहा था वो काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं उस चीज को हम लोग, ठीक है। तो यही चीज है कि उस एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से टू डिक्लेयर द इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर, ठीक है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन जो है ये भी उसका बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम के अंदर है, ठीक है। गाइस स्टैटिक जीके के तौर पर याद रख लीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम के अंदर है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सो ESZ इको सेंसिटिव जोन्स हेल्प इन दी सूट कंजर्वेशन विच डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जो भी स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड कंडीशंस के अंदर है, जैसे कि वन हॉर्न राइनो जो है उसको कंजर्व किया गया है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर जो है वहां पर कंजर्व किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन अगर क्रिएट किया गया तो इस तरीके के जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है उसको हम लोग बचा सकते हैं और उसकी फिर से पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिप्लेशन और मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे ना उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते थे। जब भी आप लोग घूमने गए होंगे ना, ठीक है, तो जंगल के इलाकों के आसपास अगर देखा होगा तो बहुत सारे जो जानवर थे, जो एनिमल थे, वो रास्ता क्रॉस करते करते उसकी डेथ हो जाती थी एक्सीडेंट के तौर पर, उसके साथ एक कोई कार टकरा गई या कोई बाइक टकरा गई तो उसकी डेथ हो जाती थी, या इस तरीके के एनिमल ने वहां पर फार्मिंग के अंदर फार्म को तहस नहस बना दिया तो यहाँ पर फार्मर ने गुस्से में आकर उसको कत्ल कर दिया या उसका शिकार कर दिया या उसको भगाकर मार दिया, ठीक है। तो ये दैट इज अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इको सेंसिटिव जोन क्रिएट किया जाएगा तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिप्लेशन भी कम हो सकता है और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ पर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसके बारे में बातचीत किया गया यहाँ पर
तो इस तरीके के प्रोटेक्टेड एरिया के लिए हमें एक कोर एंड बफर मॉडल बनाना होगा, मैनेजमेंट करना होगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर लोकल एरिया की अंदर जो भी ट्राइब्यूनल कमिटीज रहती है उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, उसको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी गाइज जो एक नेक्स्ट आर्टिकल आया था जो हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं था, बट दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बातचीत किया गया है। सो गाइज एंड स्टूडेंट्स, ओके, जो भी यहाँ पर एजुकेशन फील्ड से रिलेट करते हैं ये आर्टिकल उसको अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, चाहे वो टीचर है, चाहे वो एजुकेटर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पेरेंट्स है, ठीक है। सो इंडिया एट द रेट 75 लुकिंग एट 100 व्हाट इंडियाज एजुकेशन सिस्टम नीड्स। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, वो क्या डिमांड करती है, उसकी नीड क्या है। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन टू थिंग्स, ट्रांसलेशन into and out of Indian languages and ethics education in schools and colleges. India at 100 most फोकस, ठीक है। इंडिया एट 100 मस्ट फोकस। यहाँ पर हम लोग जब भी 100 तक पहुंचे ना, तब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए, उसके बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, काफ़ी हद तक डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यू में पड़े रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती है कि एक इंटेलिजेंस मिल नहीं पाता है, ठीक है। सो वी हैव टू गिव द इमोशनल इंटेलिजेंस, कि उसका इमोशनल इंटेलेक्चुअल जो है वो किस तरीके से बढ़े। एक होता है दोस्तों IQ होता है और दूसरा एक होता है EQ। तो उसका EQ एंड EI जो है किस तरीके से बढ़े, उसके ऊपर पेरेंट्स को भी काम करना चाहिए, टीचर्स को भी काम करना चाहिए। EQ जो है वो एज के साथ बढ़ सकता है, पर एक IQ जो है एज के साथ वो एक पीक पॉइंट पर जाएगा, बाद में घट भी जाएगा एज के साथ, ठीक है। पर हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, वी हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एजुकेशन। तो हमारी जो पुरानी गुरुकुल प्रणाली थी ना, जब भी हम लोग गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे, एक हमारे पेरेंट्स जो है वो ऋषि मुनि के आश्रम में लेके जाते थे, तो ये हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थी, जो बाद में अंग्रेजों ने आकर हमारी ये चीज़ें चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना था कि वो जो गुरु थे, ठीक है, वो चीज़ों को समझाते थे। यहाँ पर लाइफ के जो रियल लाइफ जो सिचुएशन आती है, हाउ टू टैकल, हाउ टू डेवलप योर एप्टीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू द रियलिस्टिक थिंग्स, ओके। आप अपना एप्टीट्यूड किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए आप उसको टैकल कर पाए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ रट्टा नहीं होता था उस टाइम, ठीक है। आज के ज़माने के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत सारे सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है उसका इंटेलेक्चुअल जो है क्रिएटिविटी माइंड जो है वो दब जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इस तरीके की नॉलेज जो है देनी चाहिए, इथिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। जी हाँ, हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने मॉरल स्टोरी के हिसाब से, जब भी हम लोग छोटे थे तभी मॉरल स्टोरीज पढ़ा करते थे या मोरल स्टोरीज देखा करते थे, उससे हमें पता चलता था कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कि इसका स्टोरी का अंतःक्षार क्या है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता चलती थी। पर आज के ज़माने के अंदर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो दिखने को अभी नहीं मिल पा रही है, जो काफ़ी हद तक ज़रूरी है। और दूसरी ओर यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में भी बात किया गया। तो इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में इसलिए बात किया गया कि जब भी आपकी कोई मातृभाषा होती है ना, तभी आप मातृभाषा में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, उसको विजुअलाइज कर पाते हैं एज पर द साइंटिफिक डेटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको आप, कोई बात नहीं, एक हद तक आप उसको इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको ट्रांसलेट करने की विधि जो है उसको आगे बढ़ा एंकरेज करें, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर अगर मैं आगे और बात करूँ तो 2030 तक जब इंडिया पहुंचेगा तभी लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द ग्लोब, ठीक है। यहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्ग होंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर पॉपुलेशन साइज जो है काफी हद तक ज्यादा होगी, जहां पर यंग पीपल आर, इफ दिस यंग पीपल आर स्किल्ड एंड इनफ टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, क्या वो वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे, उसके बारे में बात की जा सकती है। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में यहाँ पर
बात की जानी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है दोस्तों काफ़ी हद तक मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात किया गया कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर या एजुकेशन के अंदर जो मेजर चैलेंजेस है वो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इतना जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंडिचर जो है उसका बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लेस देन 3.5%। ठीक है गाइज, लेस देन 3.5% ओवर हियर ऑफ द जीडीपी का 3.5% ही यहाँ, उससे भी कम यहाँ पर एजुकेशन के अंदर जो है एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई, उसको सुधारना पड़ेगा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यहाँ पर एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन स्टैंड्स फॉर द UDISE। ठीक है, कि प्यूपिल टू टीचर रेशियो एट द नेशनल लेवल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल इज 24:1। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो 24 के बीच में एक यहां पर उसका रेशियो निकल कर आता है स्कूल्स के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए। सो हाई टाइम टू ट्यून द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड अडॉप्ट मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस। मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस, टाइम के साथ जो भी व्यक्ति बदलता नहीं उसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको भी पता होगी। तो हमें जो देश दुनिया चल रही है उसके हिसाब से हमें अपने यूथ को भी आगे बढ़ाना ही होगा। हमें टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना होगा। टेक्नोलॉजी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में हमें बातचीत करना होगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एंड रिलेवेंट कंटेंट जो है उसके सामने रखना होगा। रियलिटी को फेस करवाना सिखाना होगा कि किस तरीके से आपकी वो रियलिटी है। यहाँ पर आपका माइथोलॉजिकल माइंडसेट नहीं चल सकता है। ठीक है, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई। एंड वाइटलाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू सी द लाइट ऑफ द डे। ठीक है, तो यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी अगर आपकी चीजें चलती है, अगर नहीं चलती है तो उसको चलाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में डिक्लेयर की गई थी वो एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, सो दैट इज स्टैंड्स फॉर द NEP 2020, जिसका दोस्तों एम यही था कि इंडिया को ग्लोबली नॉलेज के तौर पर एक सुपर पावर बनाना। ठीक है, भारत, हमारे प्यारे से भारत को एक नॉलेज बेसिस के तौर पर एक सुपर पावर बनाना। एंड इट इज ओनली थर्ड मेजर रिवैम्प ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो सिंस इंडिपेंडेंस, तो इसके बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। ठीक है, यहां पर दो अर्ली एजुकेशन पॉलिसीज आई थी जिसको ब्रॉटअप किया गया था 1968 के अंदर और 1986 के अंदर। ठीक है, जिसका एम यही था कि 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, 2 करोड़ 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में यहां पर आप समझ सकते हैं। स्कूल गवर्नेंस के बारे में बातचीत किया गया कि इज सेट टू चेंज, ये थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। न्यू एग्रीडिएशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पर एक उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बिठानी चाहिए पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है दोस्तों, मैं भी आपको कह रहा हूं, आप लोग अपनी हॉबी को पहचानो, आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो। क्या पता आपकी हॉबी कल सवेरे आपका रिवेन्यू जनरेट कर पाए। इज इट क्लियर? सो यू हैव अ होलिस्टिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट ओरिएंट, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना जरूरी है। 360 डिग्री आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस होना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर कुछ रिफॉर्म होना जरूरी है कि असेसमेंट रिफॉर्म। ठीक है, कि कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी जो है उसको हम लोग एनकरेज कर सके एज ए टीचर। ठीक है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से गाइड कर सके एज ए टीचर। तो ये स्टूडेंट को भी समझना है, साथ ही साथ यहाँ पर पेरेंट्स को भी ये चीजें समझनी है कि यहाँ पर जो बच्चा है उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करो, वो क्या करता है पूरे दिन के अंदर, उसकी रूटीन को ऑब्जर्व करो, वो किसके अंदर उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो देखो, समझो और उसके एनर्जी को एनहांस करने की, रेगुलेट करने की कोशिश करो। इज इट क्लियर? सो ट्रैकिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, उसके बारे में बातचीत किया गया। और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बातचीत किया गया टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 6 विद इंटर्नशिप। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरी कलाएं, दूसरी स्किल्स, ठीक है, जो एक अलग तरीके से निकल कर आती है, ठीक है, उसका एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए, तो भी यहां पर स्टूडेंट का होलिस्टिक प्रोग्रेस हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने यहां पर इनिशिएटिव कुछ लिया है कि नहीं लिया है।
ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनिशिएटिव तो लिया ही है, जिसमें आता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञता, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर आई होप सो बातचीत किया था, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पीक पॉइंट पर था। पीएम श्री स्कूल्स के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर अगर आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर मेंस के अंदर अगर कोई एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को उसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और कंक्लूजन तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है अभी के सिस्टम का, नेगेटिव पॉइंट क्या है अभी के सिस्टम का, असेसमेंट किस तरीके से होना चाहिए, एंड नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन। ओके, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं कि हमारे भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन सेक्टर जो है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस हम लोग इश्यू जो है फेस कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट होता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, उसके हिसाब से 2019 और 20 का जो डेटा निकल कर आया था वहाँ पर 12% स्कूल्स जो है वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी आज तक नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है 30% नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को सुधारना चाहिए। जो यहाँ पर मेरा वीडियो सुन रहा है और जो भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को समझना है। इज इट क्लियर? अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं कि वहाँ पर जो फैसिलिटी कही गई है और नहीं मिल पा रही है तो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ कहना है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। उसके बाद यहाँ पर 42% स्कूल्स के अंदर यहाँ पर फर्नीचर नहीं है, 23% इसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है, 22% यहाँ पर रैम्प फिजिकल डिसेबल्ड, लैक्ड रैम्प्स फॉर द फिजिकल डिसेबल्ड। तो यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर रैम्प रखे जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी कमी है 22% की। यहाँ पर वॉश फैसिलिटीज़ जो एक बेसिक नीड होती है यार, ठीक है, पानी पीने की जगह पानी शुद्ध मिले बच्चों को, टॉयलेट जाने की अच्छी तरीके से हाइजीनिक जगह, ठीक है, हैंड वॉश बेसिन, अगर स्कूल्स के अंदर यही नहीं दे पाते तो आप किस तरीके से आप मान सकते हैं कि वो आपको शिक्षा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ 15% लैक्ड वॉश फैसिलिटीज़ वहाँ पर स्कूल के अंदर एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। हाई ड्रॉप आउट रेट, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेजेस के अंदर या तो स्कूल्स के अंदर अपना जो प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर वो स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो साक्षरता दोस्तों कैसे बढ़ेगा? यहाँ पर जो एजुकेशनल जो रेट है वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? तो यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट भी सबसे ज़्यादा है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के दौरान, ठीक है। तो स्कूल को एंकरेज करना चाहिए बच्चों को, जो चीज़ यहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको सोल्व आउट करना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों को तो आप लोगों को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर स्कूलिंग प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझना है। फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पर उसको वेस्टेज हो रहा है, ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी है। यहाँ पर कभी कभार स्कूल्स को एक उस एस्पेक्ट से भी सोचना है कि हाँ उसका अगर नेगोशिएट होता है तो वो कर भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को सोचनी है। इज इट क्लियर? क्योंकि वो ड्रॉप आउट ना हो, एटलीस्ट उसको टाइम मिल जाए। कुछ सपोज कोई पेरेंट्स है या कोई स्टूडेंट से फी पे नहीं कर पा रहा है, राइट नाउ दे हैव ए नॉट दैट काइंड ऑफ द कैपेबिलिटी टू पे दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर फीस, ओके। तो यहाँ पर उसको एक गवर्नमेंट के हिसाब से सब्सिडी होनी चाहिए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल अपने हिसाब से उसको टाइम लिमिट दे कि इतने टाइम में आप पे कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीजें हो सकती है ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, ठीक है। ये चीज समझनी है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन द स्टडीज वाज द रीजन गिवन बाय 21.4% गर्ल्स एंड 35.7% ऑफ द बॉयज एजेड बिटवीन 6 to 17 ईयर्स, ठीक है। जहां पर ये चीज़ कही गई कि बॉयज़ जो है 35.7% और गर्ल्स जो है 21.4% के हिसाब से यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का यहाँ पर डेटा निकल कर आया है कि 6 से 17 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हुए हैं 19 और 20 के दौरान, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेन ड्रेन जो है सबसे एक सेंसिटिव पॉइंट माना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि
due to cutthroat competition for getting admission in the top institutes like the IITs and IIMs, ठीक है। तो उसके हिसाब से एकेडमिक जो है एनवायरनमेंट जो है काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो है इंडिया के कहा जा सकता है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, सो दे प्रिफर गोइंग अब्रॉड। उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, कॉम्पिटिशन है, उसकी वजह से घर छोड़कर जा रहा है, यानी कि हमारा भारत देश छोड़कर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, ठीक है। सो दैट मेक्स आवर कंट्री डिप्राइव्ड ऑफ गुड टैलेंट। हमारे उधर गुड टैलेंट जो है यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई गुड टैलेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, पूरा का पूरा शिक्षा अभियान यहाँ से कंडक्ट किया इंडिया से, ठीक है, और वो सर्विस दे रहा है अमेरिका में, ठीक है। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, पर ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि हमारा गुड टैलेंट जो है बाहर के कंट्री के लिए काम कर आ रहा है, ना कि हमारे कंट्री के लिए काम आ रहा है, ठीक है। एब्रॉड जाना गलत नहीं है, पर ये चीज़ भी है कि वो एब्रॉड जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ठीक है। भारत देश के अंदर कोई भी नागरिक जो है, कोई भी सिटीजन जो है कहीं पर भी जा सकता है, उसके मन के हिसाब से वो कहीं पर भी जा सकता है, पर ये एस्पेक्ट भी आता है कि एब्रॉड जाने का अट्रैक्शन इतना है तो है क्यों, वहाँ पर पे एंड पग ज़्यादा है तो यहाँ पर इतना है नहीं तो क्यों नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से भी सोचना है, ठीक है। There is definitely a quantitative expansion of the education in India, but the qualitative front essential for a student to get a job in lagging behind। यहाँ पर एजुकेशन तो हम लोग एक्सपांड कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो गई है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर सीट्स भी ओपन हो गई है, ठीक है, पर क्या आप क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं, क्या उसको जॉब जो है उसके लिए आप एंकरेज कर पाते हैं, क्या उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंकरेज कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा लेग हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी चाहिए, और ये एक काफ़ी हद तक इश्यू है ब्रेन ड्रेन का कि हाँ एब्रॉड ही सही है, ऐसा नहीं है, एब्रॉड सही है पर अपना देश भी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। एब्रॉड जाना गलत नहीं है, पर यहाँ पर गुड टैलेंट जो है भारत देश के बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट आप लोगों को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मास लिटरेसी, यहाँ पर इलिटरेसी, मास इलिटरेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एजुकेशन को एनहांस करने के लिए एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 25% ऑफ इंडियंस स्टिल रिमेन इलिटरेट। यहाँ पर 25% जो है भारतीय अभी भी निरक्षर है, यानी कि वो साक्षर नहीं हुए हैं, इलिटरेट नहीं हुए हैं, ठीक है। उसको सोशली हमें एक्सक्लूड कर दिया है, या तो डिजिटली उसने एक्सक्लूड कर दिया अपने आप को, ये भी एक हो सकता है। यहाँ पर लैक ऑफ एडुकेट अटेंशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस को प्राधान्य नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को प्राधान्य दिया जाता है। अरे यार, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर एक लैंग्वेज दैट इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी लैंग्वेज को भी संभालना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बाहर के कंट्री के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में बातचीत किया गया। इंडियन लैंग्वेजेस आर स्टिल इन एन अंडर डेवलप्ड स्टेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली इन साइंस सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, रिजल्टिंग इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ रूरल स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर इंग्लिश के अंदर उसको दिया जाता है, ठीक है। तो रूरल स्टूडेंट्स अगर कोई आया है उधर पढ़ने के लिए तो वो किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस को एंकरेज करने की बातचीत किया गया कि एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन हो, ठीक है, जहाँ पर स्टैंडर्ड पब्लिकेशन आर नॉट अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, जो इसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ें नहीं है वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन हो, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। यहाँ पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को कमी देखने को मिल सकती है, जैसे कि जनरलिस्टिक नेचर, ठीक है। जनरलिस्टिक नेचर के भाई दूसरे के साथ बातचीत करनी है तो किस तरीके से करनी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर अगर उसको इस तरीके का नॉलेज होगा तो वो कल ना कल कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे, अपनी स्किल को बढ़ा सकेंगे और वहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट के रिगार्डिंग ही हम लोग कह सकते हैं कि भाई एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं भारत देश के अंदर, ठीक है। ये चीज़ है, उसको डिग्री मिल चुकी है पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनअफोर्डेबिलिटी, यहाँ पर भारत देश के अंदर पहले से भी
है, आगे भी थोड़ा बहुत रहेगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ है आजकल, मेडिकल एंड एजुकेशन, ठीक है। अगर आपके घर में कोई मेडिकल सिचुएशन आ गई तो पैसा पानी की तरह जाएगा, आपको भी पता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सेक्टर के बारे में, तो जो रूरल एरिया से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिसकी इनकम काफ़ी हद तक नॉमिनल है, ठीक है, वो किस तरीके से पढ़ाई कर पाएगा। सो ड्यू टू दैट काइंड ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पर मैनी पेरेंट्स जो है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा जो है वो करते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर समझकर, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना भी होने और भी, ठीक है, ना होने पर भी, तो ये चीज़ समझनी है आप लोगों को। सो दे वुड रादर वांट देयर चिल्ड्रन टू वर्क एंड अर्न, ठीक है। तो वो ऐसा समझते हैं कि भाई एजुकेशन अभी इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जाने दीजिए, वो काम करेगा, घर पर कमा कर लाएगा, ठीक है। तो उससे ही प्राइमरी सेकेंडरी से काम करवाया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें करवाने के लिए भेज दिया जाता है कि वो काम करेगा और कुछ ना कुछ घर पर पैसा लेके आएगा, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। सो व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, लैक ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स in the vicinity for students to shift in the cities विच एड्स टू देयर एक्सपेंस। अभी यहाँ पर भारत देश जो है दोस्तों, वहाँ पर भारत देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना हर स्टेट्स के अंदर वहाँ पर यूनिवर्सिटी हो, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। अभी यहाँ पर विलेजेस के बारे में भी हम लोगों ने बात नहीं की अभी। तो वहाँ पर विलेजेस से अगर कोई लड़का आ रहा है तो उसके डिस्ट्रिक्ट में अगर स्कूल नहीं है या कॉलेजेस नहीं है तो उसको दूर दराज पर जाना पड़ता है। तो वो काफ़ी हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सारे एक्सपेंसेस लगेंगे ना, वहाँ पर घर से दूर जाएगा तो ये काफ़ी हद तक एजुकेशन जो है भारी पड़ जाता है पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली स्टेज के तौर पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर पेरेंट्स बाद में उसको अलाउ नहीं करते हैं। दे इज लीड्स टू द लो रेट्स ऑफ द एनरोलमेंट, इसके लिए इंस्टीट्यूट के अंदर भी एनरोल नहीं हो सकते। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस आज भी खाली रहते हैं, तो उसका ये एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पर ये मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं जो एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बहुत विचार विमर्श कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। सो डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स एफोर्ट टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर बोथ मैन एंड वुमन, मैन और पुरुष आज के ज़माने में दोनों इक्वल है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट एफोर्ट मैन के लिए लगा सकती है वही वुमन के लिए लगा सकती है, यहाँ पर दोनों को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। भारत के अंदर जो महिला का लिटरेसी रेट है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जा सके, स्पेशली इन रूरल एरियाज, गाँव से जो लड़कियाँ आती है पढ़ाई करने के लिए, जो अभी भी पुअर काफ़ी हद तक है, ठीक है, उसको यहाँ पर इनइक्वालिटी ना फेस करनी पड़े, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी ओर यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ जिसको कहते हैं, और उसके मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो पॉवर्टी एंड लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डाउरी, अर्ली मैरिज, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ही हो रही है, ठीक है। जेंडर अनइक्वालिटी इन दी एजुकेशन थ्रू आउट दी इन इंडिया, ठीक है, पूरे भारत के अंदर। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, याद रखिएगा, डाउरी सिस्टम के ऊपर आज या कल परसों अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डाउरी एक्चुअली है तो है क्या, क्या चैलेंजेस है, हम लोग अभी तक क्यों इस चीज़ को चला रहे हैं और क्या करना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। और उसमें मेरे हिसाब से 90% जो है देने वाला दोषी है, डाउरी देने वाला दोषी है, 10% लेने वाला दोषी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे मैंने जिस तरीके से मैं डाउरी को समझ पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने डाउरी को एनालाइज किया है, तो यहाँ पर 90% जो है वो देने वाला दोषी है और 10% जो है लेने वाला दोषी है। अगर आप देना बंद कर दोगे तो लेना ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है, ओके। सो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन थ्रू आउट द इंडिया, उसके बारे में यहाँ पर बात की जानी चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी ना हो। जेंडर इनइक्वालिटी होने की वजह से ही कम उम्र में शादी हो जाती है, दहेज देना पड़ता है। अरे वो दहेज का पैसा अपनी बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाइए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। सो अनदर ऑब्स्टेकल टू एजुकेशन इज अ लैक ऑफ सैनिटेशन इन द स्कूल्स अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर ओवर हियर।
ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि हमें एक्चुअली करना है तो करना क्या चाहिए, ठीक है। अभी उसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि अभी होना क्या चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ करो एक्सपेरिमेंटल के बेसिस के ऊपर से समझाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, डिसीजन मेकिंग डेवलप किस तरीके से हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रेशर किस तरीके से झेल सकते हैं, वर्क फोर्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, दूसरी दुनिया से कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, स्कूल की करिकुलम को इस तरीके से डिसाइड करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ाए, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रिगर आउट करे, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ों का बेनिफिट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो एनहांस नहीं हो पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें लिंकअप करना पड़ेगा टू फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के तौर पर, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जा सके। और यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमारे पास एक हेल्प होगी। हमारी एक हेल्प ये होगी कि एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम इट्स स्लम्बर, ठीक है। यहाँ पर हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है यूनिफॉर्म वे में आ सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मूविंग अवे फ्रॉम द करंट, अभी जो 10+2 सिस्टम चल रहा है उसकी जगह हम लोग ऐसा कर सकते हैं 5+3+3+4 सिस्टम विल ब्रिंग द प्री स्कूल एज ग्रुप फैमिली इनटू द एजुकेशन सेटअप, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बात होनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें चीज़ों को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर। यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल फील्ड वर्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क जो है यानी कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर को यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। कि भाई हमारा एजुकेशन जो है उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान या वोकेशनल लर्निंग के दौरान या जब भी वो जॉब करने जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको कहाँ से ग्रैब अप होगी, किस तरीके से ग्रैब अप होगी। प्रॉपर मेंटरशिप होनी चाहिए स्कूल के थ्रू, ये चीज़ के बारे में बात की गई। और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के अंदर कभी कभार होती ही है, पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अगर कई स्टेट्स में आप जाओगे तो उसको पता ही नहीं है कि ऐसा भी ऑप्शन है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के अलावा भी कुछ कर सकते हैं आप लोग, ये कभी कभी लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो अवेयरनेस की कभी कभार कमी है, तो यहाँ पर स्कूल्स को, कॉलेजेस को करियर गाइडेंस का सेमिनार बिठाना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर आप निकलकर, स्कूल से निकलकर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आफ्टर द 10th या आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन यू कैन शूट आउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर करियर, ठीक है। आप इस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, आप इस चीज़ को कर सकते हैं आप अपने हॉबी और इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ बहुत सारे चैलेंजेस है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो अदरवाइज यहाँ पर अवेयरनेस फैलेगी नहीं, अवेयरनेस बढ़ेगी नहीं, स्टूडेंट्स अभी भी अंधेरे में ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझनी है। स्टूडेंट्स इन द रूरल रीजन्स हैव ग्रेट पोटेंशियल एंड आर मोटिवेटेड टू स्टूडेंट्स बट लैक द राइट मेंटरिंग। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ, हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट होता है, हर प्रोफेशन के अंदर पॉजिटिव लोग होते हैं, हर प्रोफेशन के अंदर नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है। ये चीज़ स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर मेंटरिंग आपको मिले, वहीं पर आप चीज़ें समझे अच्छी तरीके से, उससे मोटिवेट हो, अपना पोटेंशियल बढ़ाए, ठीक है। ये चीज़ समझ लेनी है। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि उसके लिए क्या चीज़ें सही है, ठीक है। और भारत सरकार जो है या गवर्नमेंट जो है उसको अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें मैंडेटरी कर देनी चाहिए। यहाँ पर अभी तक बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एनसीसी जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर मैंडेटरी अभी तक नहीं किया गया है। जानता हूँ बहुत सारे चैलेंजेस है, पर आज नहीं तो कल ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक समय के बाद हमारा जो युवा वर्ग है, ठीक है, वो एक समय तक ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा भारत देश एक समय के बाद उसके पास पॉपुलेशन होगी, पर युवा पॉपुलेशन एक समय के बाद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अग्निवीर स्कीम जो थी, यहाँ पर अग्निपथ जो स्कीम जो पूरी की पूरी आप लोगों ने देखा था ना, वो स्कीम इसीलिए निकाली गई क्योंकि हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो प्लस मोर देन 30 प्लस है, मोर देन 30 प्लस है, अराउंड 32 के आसपास है, ठीक है, 32 के आसपास है अराउंड, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर हमारी आर्मी जो है उसको भी हमें जवान रखना है ना।
अगर हमारी आर्मी सेंसिटिव नहीं रहेगी, हमारी आर्मी अगर एक्टिव अलर्ट नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर एनसीसी मैंडेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर पाए आसान तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका माइंड डेवलप हो चुका होगा, फिजिकल एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी एनसीसी के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पर कभी कभार चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। यहाँ पर भारत देश के अंदर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के हिसाब से एक दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर, तो इंग्लिश आप यूज़ करो, ठीक है, उससे कोई चीज़ गलत नहीं है। पर यहाँ पर हर बार जो है जो चीज़ जिसमें समझ में आती है वही चीज़ समझ में आएगी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर पब्लिकेशन एजेंसीज को भी अच्छी तरीके से चीज़ों को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। इंग्लिश कभी कभार आप लोगों को देखा होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इंग्लिश का पेपर आ रहा है, उसका ट्रांसलेट हिंदी में किया, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज, तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ट्रांसलेट द रिसोर्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस सो दैट ऑल इंडियन स्टूडेंट्स हैव द सेम अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड, ठीक है। हर कोई लैंग्विस्टिक, हर एक का लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज़ हमें जनरलाइज फॉर्म में समझनी चाहिए और इस चीज़ को लैंग्वेज बैरियर कहते हैं और इस चीज़ को हमें घटाना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें की है, कुछ चीज़ें नहीं की है। सो टेकिंग नोट फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, यहाँ पर पास्ट से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रूट्स इन माइंड, ठीक है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पुरानी गुरुकुल सिस्टम थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी, वो काफ़ी हद तक सही थी, जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करती थी बियॉन्ड दी एकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स तो चलता ही था, पर साथ ही साथ आपको डिसीजन मेकिंग किस तरीके से किया जा सके, लाइफ के अंदर कभी कभार नेगेटिविटी आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशंस, ओके। तो वो सारी चीज़ों जब भी गुरुकुल सिस्टम चल रही थी ना उसमें सिखाई जाती थी यहाँ पर आज के ज़माने में ये सारी चीज़ों की वहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है, एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ओके। और इथिक्स और वैल्यू एजुकेशन यहाँ पर देने की कोशिश करनी चाहिए, जो पुराने ज़माने के अंदर एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिया जाता था। वहाँ पर हमारे सेल्फ रिलायंस क्या है, एम्पैथी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, उसके बारे में बातचीत किया जाता था, जो आज नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंशिएंट इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, यहां पर भारत की जो पुरानी एंशिएंट प्रणाली थी। सो दोस्तों आगे बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आ जाइए पेज नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज द एडिटोरियल सेक्शन। सो डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ द वुमन लाइव स्टॉक फार्मर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइव स्टॉक? तो यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग होती है वहाँ पर कहा गया है कि वुमन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो द लाइव स्टॉक सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वी कैन से दैट। जहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल इनकम का 5% और एग्रीकल्चर जीडीपी जो 2018-19 की अगर मैं बात करूँ तो उसका 28% जो है वो निकल कर आता है, ओके। लास्ट 6 साल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लाइव स्टॉक सेक्टर जो है उन्होंने 7.9% के हिसाब से ग्रो किया था और वहां पर क्रॉप फार्मिंग के हिसाब से 2% के हिसाब से उसको ग्रो मिला था, ठीक है। तो रूरल हाउस होल्ड्स की अगर मैं बात करूं, लाइव स्टॉक्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो वुमन आर इनवेरिएबल एंगेज इन द एनिमल रियरिंग, ओके। सो ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन, तो आज का जो दिन है दोस्तों वो कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन, ओके। That is called the 15th October over here. So we need to recognize the role of women in livestock rearing, okay, and to include women in all facts of livestock development, veterinary care के अंदर हमें उसको include करना चाहिए, breeding के अंदर, livestock development के अंदर, markets, credit and markets के अंदर उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एसेस मिलना चाहिए, एक्सटेंशन सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बात किया गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का भी एक इश्यू सामने निकल कर आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो 7.9% के करीब करीब यहाँ पर उसको ग्रोथ मिला है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि वुमन जो है ये वो आगे काम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ये सारी की सारी बातचीत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आया है, नो टाइम ऑफ प्लेसबो, इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर ऑन इट्स इमेज ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। तो ये आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि इंडिया एपेक्स ड्रग
ड्रग रेगुलेटर, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो काम करता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इथाइल ग्लाइकोल दे में हाउ द कोज्ड एक्यूट किडनी फेलियर। तो यहाँ पर जो 66 बच्चों की जो डेथ हुई है उसके ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ 14 अक्टूबर का आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो हम लोगों का लेक्चर है यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, चैनल के अंदर अवेलेबल है। तो वहाँ पर उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, डिटेल के अंदर बात किया था। जो भारत के अंदर भारत की जो सिरप थी, ठीक है, वो गाम्बिया के अंदर गई और वहाँ पर इथाइल ग्लाइकोल का जो मात्रा थी सबसे ज़्यादा रही और उसकी वजह से 66 बच्चों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर दिया था और वहाँ पर भी बातचीत किया था, ठीक है। तो आप कल का लेक्चर देख लीजिए 14 अक्टूबर का, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर जो आर्टिकल आया है वो नासा डार्ट मिशन के बारे में बातचीत किया गया है, ठीक है। सो नासा डार्ट्स गिव्स होप दैट साइंस कैन वार्ड ऑफ द एक्स्ट्रा टेरिटरेस्ट्रियल थ्रेट्स ओवर ईयर। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नासा साइंटिस्ट हैव succeeded in the slightly altering the trajectory of an asteroid by using a spacecraft to slam into it। यहाँ पर दोनों टकरा गए। सितंबर 27 4:44 PM की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्पेस डार्ट जो छोटा सा स्पेस क्राफ्ट डार्ट जो था जिसको हम लोग कहते हैं डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, was aimed at the 160 meter wide asteroid Dimorphos which was orbiting a larger asteroid Didymos, both of which were circling the sun 11.2 million kilometers from the earth। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अभी समझ लेते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर पूरी की पूरी जो महाभारत किया गया है वो एक्चुअली है तो है क्या, उसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। समय शाम के 7:14 अमेरिका के हिसाब से 27 सितंबर को यहाँ पर सुबह के 4:44 के दौर पर जो भारत के हिसाब से था, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में धरती से 1.1 करोड़ की 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर यहाँ पर उस जगह पर क्या हुआ था कि नासा का अंतरिक्ष यान जो था जिसका नाम था डायमॉर्फस, ठीक है, ये एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया। इज इट क्लियर? और उसकी वजह यही थी कि धरती की और खतरे के रूप में बढ़ने वाले एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने की टेस्टिंग करता था वो, ठीक है। और खासियत ये है इसके बारे में कि पहली बार कोई इंसानी अंतरिक्ष यान किसी एस्ट्रॉइड से टकराया है, ठीक है। सो दैट इज अ इंसानी अंतरिक्ष यान जिसके अंदर इंसान होते हैं, ठीक है। सो भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिरी क्या है नासा के अंतरिक्ष यान और एस्ट्रॉइड के टक्कर की वजह, इस टक्कर से धरती को कितना खतरा है, ये दिव्य दैनिक भास्कर के अंदर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया था, ठीक है। अभी यहाँ पर जवाब के अंदर अगर बात करूँ तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है नासा ने यहाँ पर अंतरिक्ष यान जिसका नाम है डार्ट यान डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट एक तैयार किया था और जो कि अंतरिक्ष के अंदर मौजूद एक एस्ट्रॉयड से टकरा गया, ठीक है। इस टक्कर का मकसद यही था कि उस एस्ट्रॉयड को नष्ट करना नहीं बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी कि उसकी ऑर्बिट जो थी, ठीक है, उसकी जो ऑर्बिट थी एक तरह से उसके रास्ते में बदलाव करने का यहाँ पर काम करने वाला था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। सो ये पहला प्लैनेटरी डिफेंस स्टेज होगा और ये किसी एस्ट्रॉइड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन भी होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सो दैट इज अ डार्ट। ओके, आगे बात करते हैं कि सवाल दूसरे में ये आता है कि कब और कहाँ होगी ये टक्कर। तो 27 सितंबर को शाम 7:14 पर ये होगी, तो ये हो चुकी है। 27 सितंबर को सुबह 4:44 पर बजे रहेंगे। तो उसके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जो डार्ट मिशन था यहाँ पर देखिए ये है डायमॉर्फस, ये है डिडिमोस, ठीक है। तो ये जो डार्ट अंतरिक्ष यान है ये इसके साथ जाकर यहाँ पर टकराने वाला था। यह धरती की स्थिति ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट है। सो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्ट कहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। सो डार्ट जो है अंतरिक्ष यान धरती से 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके 26 सितंबर 2022 को डायमॉर्फस पहुंचेगा, ये चीज़ यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। और यहाँ पर 26 सितंबर डार्ट को 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डायमॉर्फस से टकराएगा, उसके बारे में भी बात किया गया। और यहाँ पर टक्कर से डायमॉर्फस की जो डिडिमोस जो थी ये, ठीक है, डिडिमोस जो थी
के उसके चारों ओर चक्कर लगाने का रास्ता यानी कि ऑर्बिट करीब 1% बदल जाएगी, 1% के करीब बदल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें के बारे में बातचीत किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एस्ट्रॉइड से टकराने से हासिल क्या होगा। भाई ये चीज़ करेंगे तो होगा क्या। सो नासा के स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रॉइड से टक्कर उस बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगी जहां पर हम लोग देख पाएंगे कि अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड धरती की ओर आगे बढ़ता है तो क्या उसका रास्ता बदला जा सकता है। ये चीज़ के बारे में हमें एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है। सो नासा की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एंड्रिया रिले का कहना ये है कि अगर डार्ट अपना लक्ष्य चूक भी जाती है, ठीक है, तो भी इससे कीमती जानकारियाँ मिल सकेगी हमें। जिन्होंने कहा है कि इसलिए हमें टेस्ट करते हैं, हम इसे अभी करना चाहते हैं और बजाय कि तब जब इसकी असल में ज़रूरत भी हो तभी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सामने आया तभी हम लोग आगे काम करें। उससे पहले हमें थोड़ा प्रिवेंटिव एक्शन लेना होगा, ठीक है। सो कई हॉलीवुड फिल्मों में इस तरीके की कल्पना की जा चुकी है। 2021 में आई फिल्म डोंट लुक अप और 1998 में आई फिल्म आर्मगेडन में ऐसी कल्पनाएं की जा चुकी थी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। आगे बात करते हैं एस्ट्रॉइड से टक्कर की घटना पर नज़र कौन रखेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ड्राको, ओके। सो एक यहाँ पर डार्ट स्पेसक्राफ्ट में डीडीमोस रिकॉन्सेंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन यानी डार्को कैमरा लगा रखा है। ये इंस्ट्रूमेंट न केवल अंतरिक्ष यान को रास्ता दिखाएगा बल्कि एस्ट्रॉइड्स की सैकड़ों तस्वीरों भी खींचेगा। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया और यहाँ पर टक्कर जारी रहेगी उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है और डार्ट मिशन याद रखो, कैमरा का नाम याद रखो, ठीक है, ड्राको। आगे बात करते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में। यहाँ पर यही चीज़ है कि एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट टू क्लोबर एस्ट्रॉइड, द इम्पैक्टर जो है वो डार्ट है, उसका वेट जो है 570 किलोग्राम है, उसकी जो स्पीड होगी 22,500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होगी। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझनी है और 7 माइल्स फ्रॉम द अर्थ, ये चीज़ आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। ये है डार्ट, ये है कोलिजन शेड्यूल्ड, यहाँ पर है डायमॉर्फस, यहाँ पर ये है एस्ट्रॉइड डायमोस जो 780 मीटर के आसपास है, ठीक है। इस मिशन का एम यही है कि नासा इज अटेम्प्टिंग नथिंग लेस देन अ फुल स्केल प्लैनेटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि फ्यूचर में अगर ऐसी चीज़ें होगी तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। सो यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी निकल कर आती है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो एक INS के हिसाब से थी। वेट यस दिस वन, ओके। सो आप लोग आ सकते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाइए दोस्तों। पेज नंबर 13 के अंदर अगर देखें तो INS अरिहंत कैरीज आउट की मिसाइल टेस्ट। ये आर्टिकल आप GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। INS अरिहंत जो है ये एक पनडुब्बी है यानी कि हमारी एक सबमरीन है, ठीक है। सो द कंट्रीज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत कैरिड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज कॉल्ड द SLBM, ओके। सबमरीन, हाँ, SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ऑन फ्राइडे वैलिडेटिंग इंडियाज सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ओवर ईयर। तो आइए SLBM के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल एंड द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है, यहाँ पर ये चीज़ याद रख समझ लीजिए। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है तो यहाँ से हम लोगों ने छोड़ी तो एटमॉस्फेयर में गई, बाद में एटमॉस्फेयर को चीर फान कर वापस आई और ये इस तरीके के पाथ में अगर टारगेट को हिट किया सो दैट इज कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। पर हाइपरसोनिक मिसाइल के अगर बारे में बात करूं, ठीक है, सो हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल का पाथ हम लोग किस तरीके से गाइड कर सकते हैं, इसके बाद वो हिट करेगी। पर क्रूज मिसाइल जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो जहाँ से निकलेगी डायरेक्ट हिट करेगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ओके। यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट आर्टिकल जो दोस्तों निकल कर आता है वो आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से आता है। पेज नंबर 14 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर ये आर्टिकल जो है गाइस GS पेपर नंबर 2 से आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, ठीक है, रिलेट कर लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इज सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। तो गाइज हमारा जो रैंक आया है ना वो 107 तक पहुंच चुका है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि हमारे आगे कौन कौन है, ठीक है। तो हमारे आगे सूडान है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है,
इथोपिया है, ठीक है, दैट इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेट गाइस, ओके, सो दैट इज़ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, नाइजीरिया, रवांडा। तो ये सारे के सारे हमारे आगे हैं रैंकिंग के अंदर, जहाँ पर यहाँ पर रैंकिंग जो है उसकी कैटेगराइज किया गया है, और लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है। तो भारत जो है उसका जो स्कोर आया है दोस्तों वो 29.1% के करीब आया है 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। ये एक सीरियस कैटेगरी के तौर पर सामने आता है, तो सीरियस कैटेगरी ये है, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। उससे पहले अगर देखा जाए तो हमारा जो रैंक था थोड़ा सा आगे था, यहाँ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे रैंक था हमारा, पर आज हम लोग पीछे चले गए, 107 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और 121 कंट्रीज का अगर एनालिसिस करें तो बिलो रवांडा एंड इथोपिया है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारत का जो रैंक है 121 में से 107 नंबर के ऊपर आया है रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो काफ़ी हद तक एक एशियाई बेरिंग वॉन टन अफगानिस्तान के तौर पर वो सामने आ सकता है, ठीक है। सो द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ टूल फॉर comprehensively measuring and tracking hunger at global, regional and national levels over here। अभी आप समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो एक्चुअली है क्या। तो एक एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के दौरान, ठीक है। ये एक जॉइंटली पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट पहली बार जो इसको प्रोड्यूस किया गया था 2006 के अंदर प्रोड्यूस किया गया था, और अक्टूबर महीने के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 2021 के एडिशन के मार्क के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था वो 16% के एडिशन के तौर पर सामने आया था। उसका एम यही है कि कॉम्प्रीहेंसिवली मेजर एंड ट्रेस हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। ग्लोबल मार्केट के अंदर रीजनल लेवल के तौर पर और कंट्री लेवल के तौर पर उसको हंगर को मेजर करना, ट्रैक करना, ठीक है। यहां पर हम लोग हंगर इंडेक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो देयर आर दी 4 इंडिकेटर्स ओवर हियर, ओके। पहला जो है अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है। अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या होता है कि शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विथ इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये होता है इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक, यानी कि दिन एक पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी कैलोरी मिलनी चाहिए वो इनसफिशिएंट मिल रही है, सो दैट इज अंडर नरिशमेंट, ओके। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, ओके। हाइट के हिसाब से उसका वेट ना होना, ये एक आपको रिफ्लेक्ट करता है कि वो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, सो दैट इज अ चाइल्ड वेस्टिंग, ओके। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि वेट के हिसाब से हाइट ना होना और उसके हिसाब से एज भी रिफ्लेक्ट ना होना, तो उस चीज़ को हम लोग चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। सो शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट ऑफ देयर एज, ओके। हाइट उसकी कम होना तो दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड स्टंटिंग। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 5, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। आगे बात करते हैं स्कोरिंग के बारे में। तो यहाँ पर स्कोर जो है 0 से लेकर 100 पॉइंट के बीच में दिया जाता है। 0 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर, नो हंगर, एंड 100 इज द वर्स्ट, ठीक है। ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर के बारे में, तो उसको क्लासीफाई किया जाता है सेवरिटी के बारे थ्रू, फ्रॉम लो टू एक्सट्रीम अलार्मिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोग जा रहे हैं लो टू एक्सट्रीम अलार्मिंग के तौर पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर श्रीलंका का 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 है, अफगानिस्तान 109 है। तो आप समझ सकते हैं भारत 107 तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत देखने का ये हो जाता है कि हमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर आप चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में भी देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जहाँ पर क्रॉनिक डेफिशिएंसी के जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है विथ रिस्पेक्ट टू 2018 टू 2020, ओके, 2020 के अंदर। तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये डेटा कौन सा है, अंडर नरिशमेंट का डेटा है। यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा जो है वो कवर अप किया गया है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन के थ्रू, जिसको हम लोग IG
एमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का जो डेटा है यूनिसेफ ने बिल्डअप किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डअप किया है और वर्ल्ड बैंक ने बिल्डअप किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ओके। आगे बात करते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो 2020 की आई थी, उसके अंदर अगर देखा जाए तो 195.9 बिलियन में से 821 मिलियन में से 195.9 मिलियन जो है घरों के अंदर अंडर नरिश्ड पीपल रहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। 24% ऑफ द वर्ल्ड हंग्री, ऐसा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अकाउंटिंग किया गया है, ठीक है। अंडर नरिशमेंट भारत के अंदर अगर कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो 14.8% यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर 4500 चिल्ड्रन जो है इसकी वजह से यहाँ पर मृत्यु को मिले हैं और डेथ्स हुई है हर साल हंगर के कारण, और चिल्ड्रन भी अकेले रह गए हैं इसकी वजह से। माल न्यूट्रिशन हंगर का एस्पेक्ट यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं कि भारत जो है, भारत हैज स्लिप्ड टू 101 पोजीशन। पहले वो 101 की पोजीशन पर था 2021 के अंदर, ठीक है। 2020 की अगर मैं बात करूं टू 2020 की बात करूं तो यहाँ पर उसका जो आंकड़ा था वो 96 पोजीशन के आसपास हम लोग थे, 94th पोजीशन पर थे हम लोग। उसके बाद 101 पर आ गए, अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं 2022 के अंदर 107। तो आप समझ सकते हैं कि हंगर इंडेक्स कितना यहाँ पर जा रहा है, हमारे अंदर भारत के अंदर कितनी हंगरनेस बढ़ रही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप गाइज यू ऑल आर एंजॉय दिस सेशन. If you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, Air Force Combined Admission Test, National Defense Academy, INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS Regional Rural Bank, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and you can also follow me in social media accounts, Yes Sampat Educator, which is in the Instagram, YouTube, in the Yes Sampat Educator, which is in the YouTube, and in the Facebook you can follow me. And guys, online platform is available over here, okay. If you are the new family member, so please subscribe our channel. यहाँ पर आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दीजिए। आप अगर लाइक करेंगे तो यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और लोगों के साथ हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेन्युइनली, वो यहाँ से कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी के हिसाब से, बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से, डिफेंस सेक्टर के हिसाब से सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर रियली एंजॉय दिस सेशन, सो प्लीज लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स ओवर हियर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय।